खेतों की रखवाली करता कहलाता वो अन्न का दाता। धूप छांव हो या हो बारिश, उसको कोई रोक ना पाता। नमस्कार, कार्यक्रम कृषि दर्शन में सभी किसान भाई बहनों का स्वागत है। किसान भाइयों, आपके रूबरू हैं आपको जानकारी देने के लिए। देखिए, हमारे किसान भाई बहन खेतीबाड़ी तो करते हैं, पहले परंपरागत खेती किया करते थे और परंपरागत खेती करने के बाद भी किसान भाई अपने परिवार का भरण पोषण पूरी तरह से नहीं कर पाते थे। और नई नई तकनीक आ गई है तो अब किसान भाई बहन नई नई तकनीक अपना रहे हैं। जब परिवार का भरण पोषण पूरी तरह से नहीं होता था तो वो गांव छोड़कर शहर की तरफ पलायन कर जाते थे। लेकिन पलायन करने के बाद भी क्या होता था कि उनका पेट पूरी तरह से नहीं भरता था। बहुत सारे किसान ऐसे हैं जो अब फिर से कृषि के क्षेत्र में अपना हाथ आजमा रहे हैं नई नई तकनीक के साथ। तो वैसे किसान भाई बहनों के साथ क्या हुआ हम बताएंगे, लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं मृदुला। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। मनरेगा योजना के तहत कृषक लाभुकों को दी जा रही है पंप सेट। धनिया एवं मिर्चा की खेती के लिए अनुदान पर एग्रोशेड नेट हाउस निर्माण की है योजना। परवल के बेहतर उत्पादन के लिए लगाएं स्वर्ण रेखा। अब समाचार विस्तार से। मनरेगा योजना के तहत निर्माण कराए गए कूप के लघु और सीमांत कृषक लाभुकों को कूप के आकार के अनुसार 1.5 से 3 HP पंप एवं 200 फीट HDPE पाइप उपलब्ध कराया जाएगा, जिस पर अनुमानित औसतन अनुदान 30,000 रुपये होगा। योजना का लाभ लेने के इच्छुक किसान प्रखंड विकास पदाधिकारी के कार्यालय में बनाई जा रही लाभुकों की सूची में नाम दर्ज कराएं। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत 40% अनुदान पर प्रति इकाई 0.2 हेक्टेयर में धनिया एवं मिर्चा की खेती और 50% अनुदान पर प्रति इकाई 1000 वर्ग मीटर में एग्रोशेड नेट हाउस का निर्माण कृषकों की निजी भूमि पर की जानी है। इच्छुक कृषक धनिया एवं मिर्चा की खेती तथा एग्रोशेड नेट हाउस निर्माण के लिए जिला उद्यान कार्यालय हजारीबाग में 30 अक्टूबर तक आवेदन प्रपत्र जमा कर सकते हैं। दुधारू मवेशियों के बेहतर स्वास्थ्य के लिए उनके आवास को स्वच्छ और संक्रमण मुक्त रखना बेहद जरूरी है। इसके लिए नियमित रूप से आवास को धोएं, साथ ही आवास के अंदर और बाहर V904 या विकोनेस दवा 3 से 4 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें। किसान भाइयों, यदि आप दुधारू मवेशियों से अधिक दूध उत्पादन लेना चाहते हैं तो उनके आवास को स्वच्छ रखना अति आवश्यक है। इसके लिए प्रतिदिन उनके आवास की सफाई करें और कीटनाशक दवाइयों का छिड़काव करें, ताकि दुधारू मवेशी रोग ग्रसित ना हो और संक्रमण से बचाव हो सके। ऐसे तो नियमित तौर पे पशुशाला को धोना ही चाहिए। अगर धोने का कोई दूसरा वैकल्पिक व्यवस्था नहीं है, फिर भी अगर पानी की व्यवस्था थोड़ी धोने में परेशानी हो रही है तो फिर हम कुछ कीटनाशक दवाएं जिनको आप प्रयोग कर सकते हैं, जैसे खोरसोलिन हो गई या V904 हो गया, विरकॉन एस हो गया। इस तरह के दवाओं का नियमित रूप से हम छिड़काव कर सकते हैं। इन सबों का दाना ये बनाने की जो मात्रा है वो अगर विरकॉन एस या V904 का कर रहा है तो 3 से 4 ml प्रति लीटर पानी में मिलाकर गौशाला के आसपास के क्षेत्रों में और गौशाला के अंदर के भागों में भी नियमित रूप से छिड़काव करना चाहिए। किसान भाइयों, अभी परवल की खेती के लिए उपयुक्त समय है। अविलंब बुआई का काम शुरू कर दें। अच्छे परागण और फसल के लिए 10 पौधों में से 2 नर पौधे जरूर लगाएं। अधिकाधिक उत्पादन के लिए झारखंड में परवल के अनुशंसित उन्नत प्रभेद लगाएं। ये उन्नत प्रभेद कौन से हैं, आइए इस संबंध में जानते हैं विशेषज्ञ से। जो भी किसान भाई परवल की खेती करने का मन बना लिए हैं, अभी एकदम लगाने का सही समय है। हमारे यहाँ से स्वर्ण रेखा, स्वर्ण अलौकिक और स्वर्ण सुरक्षित 3 किस्मों के पौध हम लोगों ने किसान भाइयों के लिए तैयार किया है। यहाँ से पौध ले सकते हैं, जेकर आके लगा सकते हैं, क्योंकि जैसे ही जाड़ा प्रारंभ होगा फिर पौधे लगाने में दिक्कतें आएंगी। और एक बात और ध्यान रखना है कि नर पौधों का होना बहुत ही जरूरी है। अगर किसान भाई 10 पौधे परवल के लगा रहे हैं तो कम से कम 2 पौधे नर का अवश्य लगाएं, जिससे कि हमारा फलत और परागण अच्छे ढंग से हो और उत्पादन भी अच्छा मिले।
किसान भाई सब्जी फसलों में निकौनी के लिए फिंगर वीडर नामक कृषि यंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। इसकी कार्यक्षमता 5 से 7 डिसमिल प्रतिदिन है। आज की विशेष जानकारी है टमाटर फसल में रोग नियंत्रण के बारे में। किसान भाई टमाटर फसल को अगेती और पिछेती ब्लाइट रोग से बचाने के लिए मैंकोजेब या कैप्टन नामक दवा की 1.25 से 1.5 लीटर मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से 700 लीटर पानी में मिलाकर घोल बनाएं और फसल पर छिड़काव करें। जरूरी हो तो 10 दिन बाद दोबारा छिड़काव करें। और अब एक नजर राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 18 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 22 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 17 डिग्री सेल्सियस। देवघर का अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 21 डिग्री सेल्सियस। और धनबाद का अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 21 डिग्री सेल्सियस रहा। और अब मंडी भाव में आइए नजर डालते हैं अनाजों के भाव पर। आज कृषि उत्पाद बाजार समिति रांची में विभिन्न खाद्यान्नों के थोक भाव कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। चावल मोटा 1950 रुपए से 2350 रुपए, चावल मध्यम 2400 रुपए से 2900 रुपए, चावल उत्तम 3300 रुपए से 6600 रुपए, गेहूं 2000 रुपए से 2400 रुपए, चना 8800 रुपए से 9500 रुपए, दाल अरहर 9500 रुपए से 10500 रुपए, दाल मसूर 6800 रुपए से 7300 रुपए, दाल चना 9000 रुपए से 10000 रुपए, सरसों तेल 10500 रुपए से 12000 रुपए, चीनी 3880 रुपए से 4000 रुपए, आलू 1200 रुपए से 1800 रुपए और प्याज 800 रुपए से 1000 रुपए प्रति क्विंटल रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। किसान भाइयों, आपने देखा मौसम का मिजाज, मंडी भाव और ली कृषि से संबंधित ढेर सारी नई जानकारी हम उसके बारे में, सफल किसान के बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले छोटा सा विराम, कहीं मत जाइएगा क्योंकि विराम में भी आपके लिए संदेश। नई तकनीक सभी को अच्छी लगती है। मैंने भी अपने खेत की तैयारी, बुआई, जुताई, गहाई वगैरह के लिए छोटी मशीनें अपनी जरूरत के हिसाब से खरीदी। मैंने अपने खेतों में मशीन का प्रयोग किया तो काम जल्दी और आसान हो गया। खेती में मशीनों के इस्तेमाल के बाद मुझे मिली भरपूर पैदावार और ज्यादा मुनाफा। छोटी मशीनें तो हमारी अपनी अपनी हैं, लेकिन बड़ी मशीनें हमने समूह बनाकर खरीदी। किसान भाइयों और बहनों, आप भी उन्नत मशीनों और उपकरणों की खरीद पर वित्तीय सहायता का लाभ उठाएं, अपनी आमदनी बढ़ाएं और खुशहाली पाएं। हो गया। मैंने सोच लिया है, मैं तुझे कृषि का इंजीनियर ही बनाऊंगा। नई मशीनें, नए उपकरण आए आपके द्वार, ले लो इनसे अब खूब खुशी और पैदावार। किसान भाई, आज हम बात कर रहे हैं सफल किसान की। किसान सफल कैसे होता है? अगर आप मजदूरी करते हैं, मेहनत करते हैं तो आप सफल ज़रूर हो सकते हैं। लेकिन ध्यान आपको ये रखना है कि आप मजदूरी मेहनत जो कर रहे हैं वो किस दिशा में कर रहे हैं, किस तकनीक से कर रहे हैं। कुछ ऐसा ही हुआ हमारे एक ऐसे किसान का जो पलायन करके शहर को मजदूरी करने के लिए चले गए थे। वो फिर से वापस आए और अपने हाथ को फिर से आजमाया कृषि पर। मैं बात कर रहा हूँ गुड़गुड़ जारी मांडर के। जी हाँ, बिल्कुल सही समझा आपने, गुंदरा उरांव की मैं बात कर रहा हूँ। वो सफल हुए और कैसे सफल हुए, हम चाहते हैं कि आप वृत्त चित्र के माध्यम से देखें और उनके नक्शे कदम पर चलने की कोशिश करें, तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। तो आइए देखते हैं वृत्त चित्र। आज के युग में जहां देश के कई हिस्सों में खेती की दशा से हतोत्साहित होकर किसान कृषि से विमुख होते जा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर
झारखंड राज्य के रांची जिला के मांडर प्रखंड के गुरगुट जारी गांव के गंदूरा उरांव ने यह साबित कर दिया है कि कृषि के क्षेत्र में भी मेहनत और संयम से सफलता प्राप्त की जा सकती है। गंदूरा उरांव, जो गरीबी से तंग आकर बचपन में गांव छोड़कर इलाहाबाद चले गए थे, उन्हें इंटर की पढ़ाई के बाद गांव में ही खेती करने का फैसला करना पड़ा। खेती में काफी संघर्ष के बाद नई तकनीकों का प्रयोग कर वो खुद तो सफल हुए ही हैं, साथ ही उन्होंने गांव वालों को भी नई दिशा, नई राह दिखाई है। चाहे वो श्री विधि की बात हो, बिचड़ा तैयार करने की बात हो, फूलों की खेती हो या फिर नई मशीनों के प्रयोग की बात हो, सभी क्षेत्र में लोगों के लिए ये एक प्रेरणा स्रोत बन गए हैं। उन्होंने खेती की शुरुआत पारंपरिक विधि से की थी, फिर रांची स्थित दिव्यांग से जुड़ने के बाद उन्होंने उन्नत किस्मों का चयन कर श्री विधि को अपनाया। दोस्तों, व्यक्ति सफल कब होता है? जब उसको अपने काम से संतुष्टि मिल जाए, और वह काम जो कि घर आंगन में अपने परिवार के साथ में रहते हुए करता है, तो फिर सोने पे सुहागा है। जी हाँ, आज इन्हीं सब बातों को लेकर हम आए हुए हैं मांडर ब्लॉक के गुरगुट जारी गांव में, और यहाँ मिलने आए हैं गंदूरा उरांव जी से। गंदूरा जी ने अपने जीवन के बहुत सारे साल जो है अभाव में काटे, लेकिन आज इनको हम कह सकते हैं कि ये एक सफल किसान है। कैसे हैं, क्यों हुआ, कैसे ये परिवर्तन हुआ, कब हुआ, इन तमाम सवालों के साथ हम इनके साथ रूबरू हैं। जब अगर हम शुरुआत की बात करें, शुरुआती दौर की, तो कैसा जीवन रहा आपका? जीवन तो हम लोग का पहले से बहुत ही दुखमय रहा। हम लोग बहुत ही गरीब थे, यानी कि कहिए कि गांव में कहिए कि आदिवासी होने के नाते कहिए या उस परिवेश में, यानी कि पिताजी थोड़ा सा नशा पान में थे, यही कारण हम लोग का अधिक गरीबी में बीता जीवन। लेकिन लगा कि हम लोग जब थोड़ा पढ़े लिखे तो हम लोग को भी लगा कि भाई हम लोग तो नौकरी में थोड़ा सा टैलेंट नहीं है, नहीं कर सकते हैं, लेकिन क्यों ना हम लोग खेती में उतरे। तो खेती में तो शुरू में किए तो वही देसी पारंपरिक खेती से किए, ढंग से किए, तो उतना फ़ायदा नहीं हुआ, लेकिन फिर भी हम लोग हिम्मत नहीं हारे। फिर अपना संकर नस्ल में आए, फिर कृषि विज्ञान केंद्र मोराबादी से जुड़े, फिर उनके सलाह से हम लोग शुरू किए। क्या कहिएगा कि समेकित कृषि प्रणाली को अपनाए, जिसमें पशुपालन भी हुआ, बकरी पालन, मुर्गी पालन, बत्तख पालन और सब्जी खेती, फूल का खेती, धान का खेती, कहिए कि सभी को अपनाए। तब से फिर इधर जीवन धीरे धीरे सुधरा। अपना तो सुधरा ही, बाकी सभी लोग, यानी कि कहिए कि इसमें 60-70 परिवार जो कि जुड़े हुए हैं, उन लोग का भी सुधरा। ऐसे तो कहिए कि सभी का पहले की अपेक्षा काफ़ी देखा देखी सुधर गया है। दिव्यांग से जुड़ने के बाद जब उन्होंने खेती में नई विधि, श्री विधि का प्रयोग किया, तो उन्हें गांव वालों के उपहास का सामना करना पड़ा। लोग उन्हें पागल कहते थे। इन सब के बावजूद उन्होंने अपने काम को अंजाम तक पहुंचाया और उन लोगों के लिए बाद में प्रेरणा स्रोत बन गए। तो पहले 2001 से हम खेती शुरू किए थे। तब हम लोग तो देसी नस्ल का खेती करते थे, जो भी है देसी नस्ल में, चाहे तो मक्का हो चाहे धान हो, सभी कुछ देसी ही नस्ल का था। 2006-7 के आसपास हम लोग हाइब्रिड में आए। 2011 से रामकृष्ण मिशन से जुड़े, तो वहाँ देखे 2012 में SIR विधि से धान लगाए हुए 10-10 इंच में, बहुत दूरी दूरी पे एक एक बिचड़ा। हम भी देखे, आश्चर्यजनक हुए, भाई एक एक दाना कैसे होगा ये धान। लेकिन जब हर महीना हम लोग जाते हैं मीटिंग में, जाते जाते देखे तो एक महीना होते होते उसमें एक बार 2 बार कोनो बीडर चला तो देख रहे हैं 40 शाखा 50 शाखा एक एक से निकला। 2011 में देखे थे। फिर 2012 में वही को यहाँ अपनाए, तो सब कोई बोल रहा था ये पागल हो गया है, क्या करेगा ये, एक एक तो कहाँ से होगा। तो फिर हम वही कोनो बीडर चलाए, तो फिर हुआ वैसा ही, लेकिन उतना सक्सेस नहीं हुआ पहला साल। फिर दूसरा साल अच्छा हुआ, तीसरा साल अच्छा हुआ, चौथा साल अब सब कुछ ठीक हो रहा है। आज इन्हें देखकर गांव के 30 से 40 किसानों ने श्री विधि का प्रयोग अपने खेतों में किया है। कल तक जो उन्हें पागल कहते थे, आज वे उनका अनुसरण कर रहे हैं। पहले सिंगल हम लगाए थे, उसके बाद 25, 30, 40 आदमी लगाए हैं श्री विधि से धान। यानी सब जो पहले पागल कर रहे थे, आज वो भी लगा रहे हैं, नई विधि ठीक है। गंदूरा उरांव आज ग्रामीणों के साथ मिलकर बीज ग्राम तैयार कर चुके हैं। इसके तहत ये ग्रामीणों के साथ मिलकर बीज उत्पादन का काम भी कर रहे हैं। इससे जहां उन्हें खेती के लिए उपयुक्त बीज मिल जाता है, वहीं दूसरी ओर इसे बेचने पर अच्छी कीमत भी मिल जाती है। अब बीज ग्राम, अब धान तो खेती करना ही करना है, तो थोड़ा सा हट के
पहले हम लोग को फाउंडेशन बीज खरीदना है, उसी को लगाना है, थोड़ा सा उसको ज़्यादा देख रेख करना है, और जो बाज़ार रेट है उसे 1.5 गुना दाम हम लोग को मिल रहा है बीज के लिए। जैसे कि हम लोग 10 रुपये 12 रुपये धान बेच देते थे, आज वही धान बीज के लिए बेच रहे हैं तो 18-20 रुपये बेच रहे हैं। गंदूरा उरांव खेती में पशुपालन के महत्व को अच्छी तरह समझते हैं, इसलिए खेती के साथ साथ उन्होंने गव्य पालन को भी अपना रखा है। इससे जहां दूध बेचकर उन्हें अतिरिक्त आमदनी हो जाती है, वहीं गोबर खाद से उनकी खेती में उन्हें फायदा पहुंचता है। जानवर के बिना तो खेती अधूरा ही है, कहिए जीवन ही अधूरा है। अब जानवर के बिना तो खेती कर नहीं सकते हैं। भले आज 2-4 साल 5 साल कर सकते हैं, हो जाएगा रासायनिक खाद से, लेकिन बगैर जानवर का आप खेती नहीं कर सकते हैं। ये भी जानवर देख रहे हैं, पहले तो हम लोग के पास बैल रहता था, लेकिन 2006 में हम लोग जिला गौ विकास से गाय लिए 50% सब्सिडी में, दुधारू गाय लिए। उसी का आज हमारे पास बहुत सारा गाय बछड़ा है। आज भी 12 महीना दूध हो रहा है, चाहे जो भी 2-4-5 लीटर 12 महीना दूध। गंदूरा उरांव जैविक खेती करने का विचार भी अपने मन में रखते हैं। इस दिशा में काम करने के लिए ग्रामीणों के साथ सामूहिक रूप से जैविक खेती करने की योजना भी वो बना रहे हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग में हम लोग सोचे हैं जैविक खेती के बारे में, लेकिन दिक्कतें यहाँ ये है कि जहाँ एक समूह से जैविक खेती किया जाए तभी संभव है। अगर 1 आदमी 2 आदमी अगर यहाँ जैविक खेती करते हैं और बगल में रासायनिक वाला खेती कर रहा है, तो हम लोग सक्सेस नहीं कर सकते हैं इसमें। तो गांव में कुछ इसको बढ़ावा देने के लिए आप लोग आपस में चर्चा कर रहे हैं? अभी चर्चा हो रहा है, शुरू नहीं हुआ है, बात हो रही है। तो चर्चा में क्या बात निकल के आती है, क्या लोगों का रुझान? तो हम लोग एक क्लस्टर में करने का विचार कर रहे हैं कि भाई एक क्लस्टर में थोड़ा सभी कोई करें। शुरू में तो जैविक खेती में फ़ायदा नहीं होगा, ये बात को हम भी मानते हैं, लेकिन बाद में जो ज़मीन का pH मान बढ़ेगा तब फिर यानी कि हम लोग सस्ता में आ जाएंगे खेती में। जो भी महंगा डाल रहे हैं खाद, यानी कि खाद महंगा लग रहा है, फिर दवा महंगा लग रहा है, वो सस्ता में आ जाएगा। पारंपरिक खेती के अलावा आज ये सब्जी की खेती के साथ साथ फूलों की खेती भी कर रहे हैं। फूलों की खेती के लिए उन्होंने राष्ट्रीय बागवानी मिशन से संपर्क साधा। वहां से बीज प्राप्त होने के बाद उन्होंने इसका प्रयोग अपने खेतों में किया। आज वो अपने खेतों में ग्लैडियोलस तथा गेंदा फूल की खेती कर रहे हैं और उससे अच्छी आमदनी प्राप्त कर रहे हैं। फूल का खेती के तरफ तो हम तो यही टीवी रेडियो में सुने थे पहले, यानी कि कहीं आज से 10 साल पहले सुने थे। उसके बाद रामकृष्ण मिशन के संपर्क में आए तो वहाँ सुनने को मिला था, देखने को मिला, लेकिन हमें ये पता नहीं था कि हम भी खेती, दिल में तो लग रहा था कि खेती करेंगे, लेकिन इसका मार्केटिंग कहाँ करेंगे, कैसा होगा, क्या होगा, तो तरह तरह का था। तो वही 2013 में राष्ट्रीय बागवानी मिशन बीज बट रहा था, तो हम बोले कि भाई हमको भी दीजिए, कौन सा बीज है, तो ग्लैडियोलस का है। तो हम लगाने का इच्छा जाहिर किए, तो उन्होंने कुछ बीज दिया, 3 बोरा दिया, तो हम 3 बोरा लगाए। तो फिर उन्होंने लगभग हमें 40-50 डिसमिल के लिए बीज दिया। तो फिर इसी बीज फिर साथ में करीबन 40 डिसमिल में फिर गेंदा का बीज खरीद के लगाए गर्मी के सीज़न में। तब पैदा तो कर दिए, लेकिन एक बार समस्या हुआ कि मार्केटिंग नए थे, तो शुरू में थोड़ा दिक्कत हुआ, लेकिन जब निकले हम यहाँ से रांची, सभी मालाकार से संपर्क करने लगे, तो ठीक सीजन में ऐसा हुआ कि ठीक सीजन में ही हमारा फूल निकला, लगन के सीजन में। तो बेचने में कोई दिक्कत नहीं हो रहा, अच्छा रेट से बिका। गंदूरा उरांव का जीवन खेती ने पूरी तरह बदल दिया है। इसकी बदौलत आज इनका हर क्षेत्र में विस्तार हुआ है, चाहे वो आर्थिक मामला हो, रहन सहन की बात हो या खेती के विस्तार की बात हो। आज खेती की बदौलत इन्होंने ट्रैक्टर खरीदा है, घर बनाया है तथा अच्छी खासी जमा पूंजी खड़ी की है। तो सभी कुछ में बदलाव आया, पैसा में आया, रहन सहन में आया, पहले से काफ़ी कुछ बदलाव आया। जैसे कि अब खेती किए, पहले हम शुरू से जैसे 1 एकड़ से शुरू किए, आज सब मिला के समेकित खेती में कहिए 20 एकड़ में लगभग खेती करते हैं 1 साल में। तो आज से 1 एकड़ से 20 एकड़ तक बदलाव आया। खेती से 3 एकड़ तो हम ज़मीन खरीदे रजिस्ट्री, आज ट्रैक्टर है, घर बनाए, फिर जानवर बहुत सारा है बढ़ा, आज पूंजी हुआ हमारे पास,
इन्हें देखकर गांव वालों ने भी खेती में परिवर्तन किया है और आज उनके जीवन में भी पहले की अपेक्षा काफी बदलाव आया है। तो बदलाव तो अब काफ़ी आया सभी के पास। अब सभी का बदलाव, अब हर एक कोई खेती को तो बदला है पहले से, चाहे तो पूरा नहीं भी बदला है लेकिन आधे से अधिक लोग बदला है। कहिए 50% से ज़्यादा सभी अपने अपने खेती में बदलाव किया है। और कहिए कि अब सभी के पास खाने के लिए सब कुछ है, मोटरसाइकिल है, सभी के पास अपना अपना साधन आज के युग में हो गया। कृषि से ये लोग जुड़ रहे हैं और कृषि में ये अपना विकास देख रहे हैं, इससे पैसा का आमदनी देख रहे हैं। और आज के समय में सबसे मेन चीज़ तो पैसा है। अगर पैसा कृषि से इनको अधिक से अधिक मिल रहा है, देख रहे हैं बाहर जाने से या दूसरी जगह मजदूरी करने से उस तरह का लाभ नहीं हो रहा है, तो कृषि से इनको अधिक लाभ हो रहा है, तो ये लोग कृषि से ज़्यादातर जुड़ रहे हैं और इसमें अपना आगे का फ्यूचर भी देख रहे हैं। तो आगे के भी जो नवयुवक हैं जो कि अपना रास्ता बदल रहे हैं, वो अब वापस गाँव में लौट रहे हैं। खासकर इधर जहाँ भी कृषि का ज़्यादा से ज़्यादा विकास हो रहा है, वहाँ पे लोग अब ज़्यादा से ज़्यादा कृषि से जुड़ रहे हैं। इस तरह सरकार के सहयोग से और रामकृष्ण मिशन की मदद से ही गंदूरा उरांव ने आज सफलता हासिल की है। इनका जुड़ाव रामकृष्ण मिशन से 2001 में हुआ। यहीं से उन्होंने जानकारी प्राप्त कर अपनी खेती को नया आयाम दिया। हम लोग रामकृष्ण मिशन से 2001 से जुड़े हैं। वहाँ इन्होंने कई सारा प्रशिक्षण लिया है और पिछले साल से ये बहुत अच्छे से बीज उत्पादन से काफ़ी जुड़ गए हैं और लास्ट ईयर ये लगभग 10 एकड़ में धान का बीज उत्पादन किए थे और इनका काफ़ी बढ़िया बीज, क्वालिटी के स्तर से देखा जाए तो बहुत बढ़िया बीज था। और इस साल इन्होंने लगभग 75 हेक्टेयर एरिया का विस्तार किया है बीज उत्पादन में और उससे काफ़ी लोग जुड़े हैं। पिछले साल 3 किसान थे, इस बार 30 फार्मर्स हैं टोटल मिला के। और अभिषेक, सहभागी, नवीन, ये सब उन्नत किस्में हैं जिनका फाउंडेशन सीड भी ये उत्पादन कर रहे हैं। साथ में सत्यापित बीज या प्रमाणित बीज बोलें वो उत्पादन कर रहे हैं। इसके बाद अभी दलहन से इनको हम लोग काफ़ी बीज उत्पादन में ला रहे हैं। दलहन में मूंग का पिछली बार भी कुछ एकड़ में खेती किए थे ये लोग और इस साल अभी रबी में ये चना का 20 एकड़ चना का बीज उत्पादन करेंगे प्रमाणित बीज के लिए और तिलहन के लिए सरसों का बीज इन्हें दिया जा रहा है उत्पादन के लिए। वस्तुतः खेती अब पहले की तरह पारंपरिक विधि की गुलाम नहीं है। धीरे धीरे ये एक लाभप्रद व्यवसाय बनती जा रही है। जरूरत है संयम के साथ सही दिशा में कार्य करने की, हर दिन आती नई तकनीक का प्रयोग कर उनका लाभ लेने की। नई तकनीक के आगमन ने कृषकों के लिए उम्मीद के नए द्वार खोल दिए हैं और ये निराशा से मुक्ति दिलाने का काम कर रही है। सच ही है कि आशा का दीप जलाए, कौशल का दामन थामे, मेहनत के फौलादी फावड़े चलाते रहो मेरे दोस्त, रास्ते तो मंजिल तक अपने आप बन जाते हैं। तो देखा किसान भाई बहनों कि अगर आप सफल होना चाहते हैं तो आपको भी मेहनत करनी होगी और सही दिशा लेना होगा, तभी आप सफल हो सकते हैं जैसे गंदूरा उरांव हुए। फिलहाल अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का, लेकिन विदा होने से पहले आपको पुणे तो लिए चले क्योंकि वहां से मौसम की जानकारी लेनी है। भारतीय मौसम विभाग पुणे से प्राप्त आज का मौसम पूर्वानुमान कुछ इस प्रकार है। आकाश में बादल रहेंगे, हवा दक्षिण पश्चिम की ओर से 9 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलेगी। आज का अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 18 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। किसान भाई दलहनी फसल के बीज को राइजोबियम कल्चर से उपचारित करके ही बोएं। यह राइजोबियम कल्चर एक जीवाणु खाद है जो BAU के मृदा विज्ञान विभाग में उपलब्ध है। जो किसान भाई असिंचित गेहूं की खेती करना चाहते हैं वे खेत की तैयारी कर बुआई शुरू कर दें। तो वापस आ गए भाई पुणे से और मौसम की जानकारी भी हम लोग ले लिए। अगले अंक की तैयारी करनी है हमें और हमारी पूरी टीम को, तो आपसे विदा लेना पड़ेगा। लेकिन विदा होने से पहले आपको पता मालूम होना चाहिए, क्योंकि अगर आपके पास में कोई समस्या है जिसका समाधान चाहते हैं या फिर कोई सुझाव देना चाहते हैं तो उठाइए अपना कॉपी और कलम और लिख डालिए हमारा पता। कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची, पिन संख्या 834001। तो हमें और पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।